प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शक्ति संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से संसाधन जो परंपरागत संसाधन है और कौन कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि शक्ति संसाधन क्या है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे उद्योग चलाने के लिए, कृषि करने के लिए, परिवहन के लिए, संचार के लिए और प्रतिरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम दो वर्गों में इसे बांट सकते हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ये ऊर्जा के जो दो मुख्य स्रोत हैं, वर्गीकरण है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आगे देखते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन, लकड़ी, कंडे और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। तो यहाँ सभी बच्चों को ये जानना जरूरी है कि जीवाश्म ईंधन जो है कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म में पाए जाते हैं, जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे नीचे जमीन के नीचे दब गए थे, वो धीरे धीरे जीवाश्म में परिवर्तित होकर के कोयला और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया। इसके बाद खनिज तेल, ये एक प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत है और ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी है। अगर से लाभ हानि देखते हैं तो आसानी से परिवहनीय है और पेट्रो रसायन उद्योग के लिए काफी लाभदायक होता है। तेल अधिक प्लावन अथवा गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपचय होता है और अम्लीय वर्षा होती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। तो इस तरह से इसके लाभ हानि है। अब इसको देखते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में। ये जो है हमने देखा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ईंधन और कोयला है। तो ईंधन जो है सुप्राप्य है, आसानी से प्राप्त हो जाता है और बहुत अधिक लोगों की पहुंच तक ये होता है। हानि इससे क्या है कि संरक्षण में अधिक समय लगता है, इसको चुनना पड़ता है, प्रदूषण फैलाने वाला होता है, हरित गृह प्रभाव पैदा करने में वृद्धि करता है और निर्वनीकरण भी करता है। ये इसे लकड़ियां काट कर जलाने से निर्वनीकरण हो जाता है। कोयला से लाभ है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, इससे बिजली भी बनाई जाती है और पहले ट्रेन भी चलाई जाती थी जिसे स्टीम इंजन बोलते थे। और प्रदूषण फैलाने वाला है ये, हानि से है और परिवहन के लिए भारी है क्योंकि ये बहुत वजनीय होता है, इसलिए इसको लाने ले जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। जल विद्युत को अगर हम देखते हैं तो ये प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, इससे पानी से सिंचाई भी हो जाती है, बिजली भी पैदा होती है, प्रदूषण मुक्त भी है और मछली पालन में भी सहायता करता है और आने जाने के लिए मार्ग भी उपलब्ध करवाता है। स्थानीय समुदायों का विस्थापन हो जाता है। जब हम कोई बांध बनाते हैं तो निम्न क्षेत्रों का प्लावन और जल प्लावन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है निचले क्षेत्रों में। स्थापित करने में खर्चीला, ये बहुत ही खर्चीला होता है, इसके लिए बांध बनाना पड़ता है और इसको बहुत पैसे खर्च होते हैं, रख रखाव में भी पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईंधन जो है
इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही हो रहा है। 50% ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। क्या जीवाश्म ईंधन पौधों जानवरों जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे होने के कारण ताप एवं दाब के कारण जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यहाँ ध्यान रखेंगे पौधों और जानवरों के जो दब गए थे वो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे रहने के कारण वो जीवाश्म में बदल गए, ईंधनों में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इसके बाद विश्व की बढ़ती जनसंख्या के बढ़ता उपयोग और निर्माण दर से कहीं अधिक है, शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। ये समाप्त भी हो सकते हैं। कोयला बहुत आयत मात्रा में पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। आगे देखते हैं ईंधनों का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग, वाष्प इंजनों और तापीय ऊर्जा में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है पकाने में, जैसे खाना पकाने में, ईंट पकाने में, बर्तन पकाने में, ठंड से बचने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कोयला। कोयला बहुत आयत मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। उपयोग इसका है लोहा और इस्पात उद्योग, वाष्प इंजनों और तापीय ऊर्जा में इसका उपयोग किए जाते हैं। उत्पादक देश चीन, अमेरिका, अफ्रीका और फ्रांस, भारत भी है। भारत में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद और बोकारो, झारखंड में कोयला प्राप्त होता है। ये कोयला खनन की खदान को दिखाया गया है इसमें, इस चित्र में। फिर खनिज और शक्ति संसाधन को देखते हैं। ये हमारे खनिज और शक्ति संसाधन की इमेज है, चित्र है। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस को देखते हैं। प्राकृतिक गैस जो होती है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, जमीन पर लाया जाता है। घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादक देश रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र हैं। ये जो है प्राकृतिक गैस निकालने का संयंत्र है। और फिर आगे देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के दो शब्दों से बना हुआ है, एक है पेट्रो और एक दूसरा है ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है सैल, ओलियम का मतलब होता है तेल। सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय तेल क्षेत्रों में किया जाता है। अब इसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को दूसरे शब्दों में काला सोना कहते हैं। जब ये कच्चा तेल होता है या अपरिष्कृत पेट्रोलियम होता है, तो इसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। ये बहुत अधिक मूल्यवान होता है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। इसकी ये इमेज है। इस तरह का पेट्रोलियम जमीन से निकाला जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं जल विद्युत को देखते हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है, और जल जब टरबाइन के ऊपर गिरता है तब इससे बिजली बनती है। उत्पादक देश नॉर्वे, पराग्वे, ब्राजील और चीन है। और इसमें भारत में भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है जल विद्युत पैदा करने के लिए। ये जल विद्युत का चित्र दिखाया गया है। इस तरह से पानी ऊपर से नीचे गिराया जाता है और इससे टरबाइन में पानी जाता है, जिससे बिजली बनती है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत देखते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस, ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब परमाणु ऊर्जा को ये भारत में ये देख सकते हैं, इसको परमाणु ऊर्जा के केंद्र को हमने बताने का प्रयास किया है।
अब ये जो है सौर ऊर्जा का चित्र है, ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का ये चित्र दोनों दिया हुआ इमेज है। पवन ऊर्जा जो होता है, इससे क्या लाभ होता है? प्रदूषण मुक्त होता है और स्थापित हो जाने पर उत्पादन लागत कम होने लगती है, सुरक्षित और साफ है। ध्वनि प्रदूषण करता है, स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो दूरदर्शन प्रसारण में व्यवधान पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। पवन ऊर्जा वो चक्कियों में टकराकर पक्षियां मर जाती हैं पंखे में। सौर ऊर्जा को देखते हैं तो सौर ऊर्जा से ये असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है, खर्चीला है और स्रोत के विस्तृत होने से बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा को देखते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है और समाप्य, जब तक समुद्र है तब तक ज्वारीय ऊर्जा बनाई जा सकती है, बनाई जाएगी। वन्य जीव आवास को नुकसान पहुंचता है, इससे दोहन में कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है। और इसके बाद जो परमाणु ऊर्जा, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। रेडियो एक्टिव व्यर्थ उत्पन्न करना खर्चीला भी होता है ये। और बायोगैस में देखते हैं कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग, गैस उत्पादन, हरित गृह प्रभाव पैदा करता है, ये हानि है इसकी। इसके बाद हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा, ये स्वच्छ पर्यावरण हितैषी है और शहर से दूर होने के कारण विद्युत वाहन में खर्चीला होता है। सौर ऊर्जा को हमने बताया था कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और सौर सेलों में विद्युत सौर उत्पन्न करने के लिए की जाती है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए यह उपयोगी है। सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, रोशनी और यातायात संकेतों में इसका उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा यह तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती हैं वहाँ पे पवन ऊर्जा काम करती है। अनाज पीसने, जल निकालने, उत्पादक देश नीदरलैंड, यूके, जर्मनी, यूएसए और स्पेन है। अब इसके बाद ये सौर ऊर्जा का चित्र है और फिर आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त किया जाता है और ये यूएसए, यूरोप इसके उत्पादक देश हैं और ये उसके इमेज है। भारत में जो मैंने पहले मानचित्र बताया था, तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नहरोरा और कर्नाटक में कैंगा परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं इंडिया में। अब आगे देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर गर्म जल होता है, उसको बाहर निकाल के टरबाइन में डाला जाता है, उससे ऊर्जा बनती है। इससे खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस इसके उत्पादक देश हैं। इसके भारत में हिमाचल प्रदेश में पड़ीकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी प्रमुख भूतापीय ऊर्जा के केंद्र हैं। ज्वारीय ऊर्जा को अगर देखते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्री ज्वार से उत्पन्न किया जाता है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि समुद्र में निश्चित समय पे दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है और इसे ज्वार भाटा भी कहते हैं। और ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है समुद्र में ज्वार आता है। उस ज्वार से समुद्र के किनारे टरबाइन लगा करके बिजली पैदा की जाती है। उत्पादक देश है रूस, फ्रांस। भारत में कच्छ की खाड़ी जो है ये उत्पादक, भारत में कच्छ की खाड़ी। बायोगैस अपशिष्ट पदार्थ जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई के कचरा से बनाया जाता है। इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है जिससे खाना बनाया जाता है और उजाले के लिए और जैव खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बचे हुए कचरे के लिए। बायोगैस ये खाना पकाने में हमने बता ही दिया था। ये बायोगैस का संयंत्र है और ये जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई की कचरा से बनाया जाता है। इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड
उपयोग खाना पकाने में, और जिसे इसमें से जो कचरा निकलता है वो जैव खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो है कुछ जानकारियां हमने जुटाने का प्रयास किया है। भोजन में नमक और पेंसिल में वो ग्रेफाइट भी खनिज है। ये पेंसिल में ग्रेफाइट होता है और नमक ये भी एक खनिज है। जिस सेल में तांबा पाया जाता है उसका रंग नीला प्रतीत होता है। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निषेध नहीं है। सीएनजी डीजल व पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे है। विश्व का पहला सौर पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। और जानकारी के लिए इससे जा सकते हैं और यहाँ से आप जानकारी जुटा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी भी हुई होगी, और यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप बता भी सकते हैं। ये एक्टिविटी है, ये खनिज के नाम दिए हुए हैं और पहचान कर इनके विषय के में लिखने हैं। और ये उसकी इमेज भी है, इससे उसको पहचान के लिखने हैं। ये पुनरावृत्ति कार्य है। खनिज क्या है, ये तो ये सब तो आज